चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शेयर की डेफिनेशन क्या होती है, कितने तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो इक्विटी शेयर होते हैं वो इक्वल वोटिंग राइट्स वाले भी हो सकते हैं और वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले भी हो सकते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा था उसकी कंडीशंस क्या होती है, अगर आप डीवीआर इशू करना चाहते हो तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा था कि हम क्या प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं, हम डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर। देखो, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, राइट। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा शेयर जो हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, जो अपने डायरेक्टर को देते हैं, जो हमारी कंपनी के लिए खून पसीना एक करके काम करता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, उन लोगों को क्या दिया जाता है बेटा जी, इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन लिखी है स्वेट इक्विटी शेयर की, सेक्शन 2 क्लॉज 88 में क्या लिखा है। देखो नाम में ये स्वेट इक्विटी शेयर, क्या लिखा है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर होते हैं। मतलब स्वेट कभी प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकते, क्या होंगे, इक्विटी शेयर। तो मतलब भी क्या हुआ, स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर्स इशू टू, जो किसको इशू करे जाते हैं, एम्प्लॉय को इशू करा जाता है, डायरेक्टर्स को इशू करा जाता है। वो क्या देते हैं, फॉर सम एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब वो हमारी कंपनी को आईपीआर देते हैं। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और हमारी कंपनी को कुछ टेक्निकल नो हाउ देते हैं, जिनके बदले में हम क्या देते हैं उनको, एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या फ्री में देती है कंपनी, नहीं देती है। कंपनी डिस्काउंट पे देती है, फ्री में इशू नहीं कर सकती। ठीक है जी। फ्री में सिर्फ एक ही तरीके का शेयर होता है, उसको बोला जाता है बोनस इशू या बोनस शेयर। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। और जो ये स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, ये कैश में भी हो सकते हैं और ये काइंड में भी हो सकते हैं। अगर आप कैश में स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसके अंदर डिस्काउंट देना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आप काइंड में स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे तो डिस्काउंट देना ऑप्शनल होता है। आप डिस्काउंट दे भी सकते हो या आप डिस्काउंट नहीं भी दे सकते हो। समझ में आ गई बात यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन दे रखा है, कैन कंपनी इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर फ्री। नहीं जी, अभी हमने पढ़ा था कि नो कंपनी कैन नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर इधर इन कैश और इन काइंड। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो या तो कैश में इशू करेगी या फिर काइंड में इशू करेगी। कंपनी फ्री में स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर है बात को। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 88 में डेफिनेशन लिखी हुई है स्वेट इक्विटी शेयर की। अभी मैंने आपको बताया स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं या डायरेक्टर को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, वो बदले में हमें क्या देते हैं, आईपीआर देते हैं। आईपीआर का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पांच तरीके के होते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, और होता है डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है जी। या फिर वो कंपनी को क्या दे रहा है, टेक्निकल नो हाउ दे रहा है। अब ये बात कर रहे हैं यार, रूल 8 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 ये बता रहा है कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा डायरेक्टर कंपनी का। तो बोल रहा है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी जो या तो इंडिया में काम कर रहा हो या तो आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हो। कहाँ काम कर रहा हो, इंडिया में काम कर रहा हो या फिर आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हो। दूसरा डायरेक्टर, डायरेक्टर भी क्या है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉय और डायरेक्टर चाहे होल्डिंग कंपनी का चाहे सब्सिडरी कंपनी का। समझ में आ गई। तो एम्प्लॉय और डायरेक्टर कौन है, पहला परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेदर वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरा डायरेक्टर इधर पार्ट टाइम और फुल टाइम। थर्ड इज एम्प्लॉय डायरेक्टर चाहे होल्डिंग कंपनी का हो चाहे सब्सिडरी कंपनी का हो। ठीक है जी। इन सबको आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। क्लियर है। अब लिखा है सेक्शन नंबर 54, कंडीशंस फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर। ऊपर क्या था फिर, वो डेफिनेशन थी स्वेट इक्विटी शेयर की, ये क्या है, कंडीशन है कि क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो तो पहले क्या लिखा है, कंपनी शेल ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग एसआर। एसआर का मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको पता ही है। तो फर्स्ट पॉइंट आसान है, क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर से एसआर पास कराना है। और एसआर पास ही कैसे होगा, जनरल मीटिंग में होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा है बेटा, एसआर इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का, जब आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जनरल मीटिंग में, उसकी वैलिडिटी है, वो वैलिड रहेगा अगले 12 महीने तक। मतलब जब से आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा उसके 12 महीने के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देना। अगर आप नहीं कर पाए 12 महीने के अंदर तो दोबारा से आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू मतलब अगर आपको 12 महीने के बाद स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो आपको दोबारा से एसआर पास करवाना पड़ेगा। सही है। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है फाइल एमजीटी 14 टू आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि यार जब भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो सेक्शन 117 बोलता है, 117 बोलता है कि कंपनी को एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो वही पॉइंट बोल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो यार बट ऑब्वियस वाला पॉइंट है, जहां भी ऐसा लिखा हो, जहां भी अगर कोई भी आपको प्रोसीजर पूछ ले तो आपने क्या बोलना है,
कि यार जब भी ऐसा आपको पॉइंट लिखना है, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो आप लिख के आना, बाय डिफॉल्ट लिख के आना कि MGT 14 आपको फाइल करना ही पड़ेगा ROC को विद इन 30 डेज, राइट। ठीक है। अब जब कंपनी, अब स्वेट इक्विटी शेयर में भी हमने देखा कि यार कंपनी ना SR पास करती है, SR पास करती है तो मतलब शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुलाती है, उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा जाता है। अब एक बात बताओ, जनरल मीटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कंपनी को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ती है तो उसको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी है, उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए शेयर होल्डर को कंपनी नोटिस देगी। नोटिस कितने दिन पहले देगी? 21 क्लियर डेज पहले देगी, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है? ये स्पेशल बिजनेस के अंदर आता है। ऑर्डिनरी बिजनेस चार होते हैं, ये उन चारों में नहीं आ रहा है। किस में आ रहा है? ये स्पेशल बिजनेस में आ रहा है, राइट। तो जब भी स्पेशल बिजनेस होता है तो कंपनी को नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी मैंडेटरी होती है, ठीक है बेटा। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है? नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर आप स्वेट इक्विटी शेयर से इशू करने वाले हो। दूसरा, कौन से इंप्लॉय को, कौन से डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे, उसका नाम बता दो। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आपके शेयर का, वो बता दो। कंसिडरेशन कैसे ले रहे हो? अभी हमने पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेयर फ्री में नहीं होते, या तो वो कैश में होंगे या तो वो काइंड में होंगे। अगर कैश में होंगे तो डिस्काउंट देना मैंडेटरी है, अगर काइंड में होंगे तो डिस्काउंट देना मैंडेटरी नहीं है, सही है। आगे देखते हैं, अनलिस्टेड कंपनी है तो साथ में रूल 8 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2021, SBEB रेगुलेशन भी बोलते हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो यार SBEB रेगुलेशन है, क्या मुझे पढ़नी है? CA के सिलेबस में ये नहीं होती है, राइट। ठीक है। आगे देखिए, रूल 8 सब रूल 4, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है? लिमिट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी कितने इशू कर सकती है। तो क्या बोल रहा है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। कितने इशू कर सकती है? आपके पेड अप कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल का 15%, या फिर 5 करोड़, इन दोनों में से वट एवर इज, विच एवर इज हायर, ये फाइल करोगे, मतलब इतना इशू कर सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर। एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी, नीचे वाली भी करनी। नीचे वाली क्या बोल रही है? मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहा है मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितना इशू करोगे आप? 25% कर सकते हो पेड अप शेयर कैपिटल का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो यार, मैंने क्वेश्चन करा रखा है, एक्स लिमिटेड है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 19 करोड़ है, ठीक है। अब बताना है मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? देखो लिखा हुआ बेटा, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़। तो 15% निकालेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा? 2.85 करोड़, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर कितना है? 5 करोड़, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी पढ़नी है कि मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, जल्दी बताओ। 25% हो सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल का। तो अब निकालेंगे 25%, तो 19 करोड़ का 25% कितना आता है? 4.75 करोड़ आता है। तो अब 5 करोड़ है या 4.75 करोड़ है? तो बेटा मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू हो सकते हैं? 4.75 CR, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। समझ में आ गई बेटा आपको बात? यस, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे, लॉक इन पीरियड इज 3 इयर्स। और लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है? एक बार हमने स्वेट इक्विटी शेयर से किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी डायरेक्टर को हमने शेयर इशू करे स्वेट इक्विटी शेयर के, तो वो बंदे, इंप्लॉय और डायरेक्टर, वो शेयर बेच नहीं सकते। कितना टाइम तक? 3 साल तक। दैट इज नोन एज लॉक इन पीरियड। इजी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कमेंट में बता दिया करो यार, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्वेट इक्विटी शेयर खत्म। अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 55, दैट इज इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। देखो बेटा, इसके ऊपर सेक्शन नंबर 55 लगता है, इसमें 3 सबसेक्शन है। 55 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इशू कैसे करते हैं, कंडीशंस क्या है। तो साथ में पढ़ेंगे हम रूल 9 एंड रूल 10 ऑफ शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 है कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 है इफ कंपनी अनेबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर तो रिन्यूअल कैसे करा जाता है। ठीक है जी। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 बोलता है कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना तो मैंडेटरी है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। सही है। ठीक है। आगे बोल रहा है रूल 9 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 क्या बोलता है? कंडीशंस है। कह रहा है अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो तो क्या क्या कंडीशंस है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? SR। क्या लिखा है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज SR।
स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कंपनी का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कह रहा है कि आप प्रेफरेंस शेयर तभी इशू कर सकते हो जब आपने एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट ना करा हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर। इजी है, बहुत आसान है। नेक्स्ट लिखा है मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर आप कितने टाइम के लिए इशू कर सकते हो, तो ये बोल रहा है मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम आप 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, मिनिमम मिनिमम कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, 20 साल के लिए कर सकते हैं। समझ में आ गई। एक्सेप्शन है रूल नंबर 10 में, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं 30 साल के लिए। 1 साल के लिए कर सकती है, हाँ। 2 साल के लिए यस, 3 साल के लिए यस, 10 साल के लिए कर सकते हैं, 15 साल के लिए 15 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टेन्योर क्या है, 20 साल। लेकिन इंफ्रा कंपनी के लिए क्या है, 30 साल। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कह रहा है वैसे तो यार जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो 20 साल के लिए आप इशू कर सकते हो, उसके बाद आपको 20 साल से पहले पहले आपको इसको रिडीम करना पड़ेगा, रिडेम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है वो 30 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कह रहा है मिनिमम 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिडीम्ड एवरी ईयर फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स और अर्लियर ऑन प्रो राटा बेसिस। इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसके पास 30 साल का टाइम तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 साल जैसे ही खत्म होंगे, मतलब 21st ईयर से उसको हर साल 10-10% प्रेफरेंशियल रिडीम करने पड़ेंगे, ताकि 30th ईयर तक आते आते उसके सारे प्रेफरेंशियल रिडीम हो जाएंगे। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, आ रही है? ठीक है, एक बार दोबारा बता दो मेरे को यार, इशू कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है कि यार कंपनी ना इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकती, अगर इशू करना चाहती है कंपनी प्रेफरेंशियल तो रूल 9 में कंडीशंस लिखे हैं। क्या कंडीशन है, एसआर पास करना पड़ेगा और आपका एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम प्रेफरेंशियल 20 साल के लिए आप इशू कर सकते हो। एक्सेप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 ईयर्स के लिए इशू कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, 21st ईयर से उसको हर साल 10-10% प्रेफरेंशियल रिडीम करना मैंडेटरी है। सही है, इजी है, प्रो डाटा बेसिस के ऊपर। ये समझ में आ गया, हमें आगे देखते हैं। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 बोलता है कंडीशन फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। हमने ये सीख लिया कि यार प्रेफरेंशियल इशू कैसे होते हैं, अब हम सीखेंगे कि प्रेफरेंशियल रिडीम कैसे होते हैं। तो पहला लिखा है सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन। सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन का मतलब क्या है, एक बात बताओ बेटा जी, कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा, जल्दी बताओ, पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो यार ये बोलता है कि आपके पास पैसा जाएगा, है ना। हम रिडीम कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे, वापस करेंगे। वापस करेंगे मतलब उनको पैसा वापस देंगे। सही बात है। तो कह रहा है सोर्सेस क्या है, कहाँ से पैसा वापस दोगे। पहला बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऊपर हमने पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर कि यार 6 जगह पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का पैसा यूज कर सकते हो, तो वन ऑफ द सोर्सेस यहां से लेंगे हम। ठीक है बेटा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। दूसरा क्या लिखा है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, और प्रोसीड्स ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, या फिर आपने कोई फर्दर इशू ऑफ शेयर करा है वहां से भी आप पैसा रिडेम्पशन में यूज कर सकते हो। यहां तक हमें बात समझ में आ गई सारी, बिल्कुल आ गई। सेकंड बोल रहा है एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर शेल बी फुली पेड अप। जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे वो क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड लिखा है कंपनी शेल क्रिएट सीआरआर। कंपनी को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब यार प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो कैपिटल का पार्ट है, आपको पता है। शेयर कैपिटल टोटल से बनती है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को कम कर रहे हैं। तो कैपिटल को जब भी कम करते हैं तो कंपनी को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। तो यार कितना बनाना होता है सीआरआर, सीआरआर बनाना होता है ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। मान लो कि प्रेफरेंस शेयर को हम 100 रुपए में रिडीम कर रहे हैं, जिसमें से 10 रुपए क्या है फेस वैल्यू और 90 रुपए प्रीमियम है। तो 10 रुपए का आपको सीआरआर बनाना है बस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सीआरआर है ये यूज कहाँ पे होता है, ये यूज होता है ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कहाँ यूज होता है, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ठीक है जी, इजी है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 बोल रहा है, अभी हमने पढ़ लिया इशू कैसे करते हैं, रिडेम्पशन कैसे करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इनएबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। कह रहा है कंपनी का पैसे नहीं है, ना कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे है, ना कंपनी प्रॉफिट में पैसे हैं, तो कंपनी रिडीम नहीं कर पा रही है। तो अब देखते हैं, नहीं रिडीम कर पा रही तो अब क्या करे, पढ़ते हैं। वेयर अ कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू रिडीम अ प्रेफरेंस शेयर्स इट मे विद 75% कंसेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड एनसीएलटी अप्रूवल। अच्छा, कह रहे हैं कि आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, 75% कंसेंट लेनी पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, साथ में एनसीएलटी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, टू इशू इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
कह रहा है आप ये करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंसेंट, साथ में एनसीएलटी की अप्रूवल लेने के बाद क्या करोगे, फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो, कितने, इक्वल टू अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एंड ऑन इशू ऑफ सच रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर डीम टू हैव बीन रिडीम्ड। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, आपके पास पैसे नहीं है रिडीम करने के लिए, तो क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है कि जितने अमाउंट के आपने रिडीम कर रहे हैं शेयर, साथ में उसका डिविडेंड भी अगर पेंडिंग है वो भी देना है, तो टोटल मिला के जितना भी पैसा बनता है, जितना भी पैसा बनता है उस पैसे का, उस अमाउंट का क्या कर दो और प्रेफरेंशियल इशू कर दो। तो क्या मान लिए जाएंगे कि जो पहले वाले अनरिडीम प्रेफरेंशियल थे वो रिडीम्ड हो जाएंगे, ऐसा मान लिया जाएगा। समझ में आ गई? तो मतलब क्या हुआ कि जितना हमें रिडेम्पशन करने थे शेयर, उतने ही अमाउंट के हमने और प्रेफरेंशियल उनको इशू कर दी। समझ में आ गई? ये तभी हो सकता है जब 75% कंसेंट दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, साथ में एनसीएलटी की अप्रूवल मिले। ठीक है बेटा, इजी है। यस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ शेयर। अच्छा, कितने तरह के मेथड होते हैं, या 4 तरह के मेथड होते हैं शेयर इशू करने के। पहला तो होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ पे पब्लिक इशू के बारे में ज्यादा बातें नहीं करी गई, थोड़ी बहुत बातें करी गई है। ठीक है जी। आगे है प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। उसके बाद राइट इशू, सेक्शन नंबर 62। और बोनस इशू, सेक्शन नंबर 63। इजी है। चलिए अब एक बार आपको बता देते हैं यार, ये तो मैंने ये तो समझने की हमें जरूरत नहीं है। एक बार देख लो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर 42, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट का, तब बताया जाता है कि पब्लिक इशू क्या होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ यार। पब्लिक इशू का मतलब होता है जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200% को सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं। यहाँ पे याद रखना, सिक्योरिटीज है, शेयर नहीं है। ठीक है। जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200% को सिक्योरिटीज ऑफर करती है, उसको पब्लिक इशू बोलते हैं। और जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200% को सिक्योरिटीज ऑफर करती है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब देखो बेटा, जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो साथ में सेबी एक्ट भी आ जाता है। सेबी की रेगुलेशंस, एनओडीआर रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन भी हमारे साथ में चलती है कंपनी एक्ट के साथ साथ। ठीक है। तो वो हमें वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है कि जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200% को सिक्योरिटीज ऑफर करती है। क्या करती है? ऑफर, इशू नहीं। जो बंदा इशू पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है वो गलत है। क्या है? सिक्योरिटीज ऑफर करती है। समझ में आ गई बात मेरी? अब इसका क्या मतलब होता है मैडम कि यार सिक्योरिटीज ऑफर करती है, इशू नहीं करती, हमें समझ में नहीं आया। देखते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर, है ना। देखो क्या बोल रहा है, 70% को सिक्योरिटीज ऑफर करें। प्राइवेट प्लेसमेंट है, बिल्कुल प्राइवेट प्लेसमेंट है। ठीक है। उसके बाद सेम फाइनेंशियल ईयर में 80 सिक्योरिटीज और ऑफर करी, 80% को सिक्योरिटीज और ऑफर करी। ठीक है। ये भी क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ बेटा, 70 और 80 कितना होता है टोटल? 70 प्लस 80 प्लस इज इक्वल टू 150। ठीक है। अब कह रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लोगों को और सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं? 60 लोग कर रहे हैं। क्या ये पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है? ये पब्लिक इशू बन जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 200 से ज्यादा क्रॉस हो गया। सही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 200% को प्राइवेट प्लेसमेंट से हमने सिक्योरिटी ऑफर करी। ठीक है। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को और इशू करी। तो मुझे बताओ ये पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है? ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि 200 की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर है ना। ये अलग फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट वाला, ये अलग फाइनेंशियल ईयर, तो दोनों में अलग अलग लिमिट देखनी है। सही है। सही है, समझ में आ गया हमें। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर है ना, 200% इक्विटी शेयर होल्डर है, इनको हमने प्राइवेट, इसको हमने 200 लोगों को इक्विटी शेयर इशू करे, प्राइवेट प्लेसमेंट है, यस। ठीक है। उसके बाद हमने 200% को डिवेंचर ऑफर कर दिए। ये पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है? ये अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों है बेटा? ये जो 200 की लिमिट है ना, ये पर सिक्योरिटी है। एक साल में मैं 200 लोगों को शेयर, इक्विटी शेयर भी दे सकती हूँ, 200 लोगों को प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती हूँ, 200 लोगों को डिबेंचर भी दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। 200 की जो लिमिट है वो पर सिक्योरिटी है। मतलब इक्विटी शेयर की अलग लिमिट है, प्रेफरेंस शेयर की अलग लिमिट है, डिबेंचर की अलग लिमिट है, और सिक्योरिटी की अलग लिमिट है। समझ में आ गई बात मेरी? तो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 200 बंदों को इक्विटी शेयर दिए, 200 बंदों को डिवेंचर दिए, 200 बंदों को प्रेफरेंस शेयर दिए, ये सब कुछ क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, देखो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। इसने एक फाइनेंशियल ईयर में 5000% को सिक्योरिटीज ऑफर करी है। कितनी? 5000% को सिक्योरिटी ऑफर करी है। लेकिन इसमें से सिर्फ 30 ही बंदों ने शेयर खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 30 बंदों ने। तो आप, मेरा सवाल ये है आपसे, क्या ये पब्लिक इशू है या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? जल्दी बता दो मुझे।
ये बेटा पब्लिक इशू है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था, जरा ऊपर चलते हैं दोबारा से, क्या बोल रहा है यार, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200% को सिक्योरिटीज ऑफर करती है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। इशू से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? ऑफर से। यहाँ पे कंपनी ने कितने बंदों को ऑफर किए हैं? 5,000 बंदों को ऑफर किए। कितने बंदों को? 5,000 बंदों को हमने ऑफर करे हैं। तो मुझे बताओ बेटा, ये पब्लिक इशू है प्राइवेट प्लेसमेंट है? ये पब्लिक इशू है। खरीदे जितने मर्जी खरीदे ना खरीदे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो कंपनी से मतलब है। कंपनी ने कितने बंदों को दिए? 5,000। पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट? पब्लिक इशू। सही है। ठीक है। इजी है। यस। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। कह रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो देखो इस पे क्या लगता है, सेक्शन नंबर 42 प्लस रूल 14 ऑफ कंपनीज पास रूल्स। पास मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनी आइडेंटिफाई इन्वेस्टर्स टू हुम शेयर सिक्योरिटीज टू बी अलॉटेड। यार एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है 200 लोगों तक को सिक्योरिटीज देना, शेयर देना, है ना? तो यार ये जो 200 लोग होते हैं, कंपनी को पहले से पता होता है 200 लोग कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपनी आइडेंटिफाई करेगी इन्वेस्टर्स की, मेरे को किसको सिक्योरिटीज अलॉट करनी है, इसको बोला जाता है प्रपोज अलॉटिंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी फॉर अप्रूवल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी, एसआर पास करेगी, और जब एसआर पास करेगी तो एमजीटी 14 आरओसी को फाइल कर देगी 30 डेज के अंदर, एज पर सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। अब कंपनी क्या करेगी, सेंड करेगी पीपीओएल। पीपीओएल का मतलब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म। किसको करेगी? प्रपोज अलॉटी को। ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर प्रपोज अलॉटी सिलेक्ट करे भाई, किसको शेयर इशू करने हैं। ठीक है, कौन से फॉर्म में करेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर देगी, फॉर्म नंबर है पास 4, है ना? ठीक है। फिर कंपनी क्या करेगी, विद इन 30 डेज, जब से कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया है अलॉटी को, उसके 30 डेज के अंदर कंपनी जीएनएल 2 ई फॉर्म आरओसी को फाइल करेगी। जीएनएल 2 इज जनरल फॉर्म। ठीक है। ई फॉर्म। साथ में पास 4, पास 4 क्या था? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। साथ में पास 5, पास 5 क्या है? लिस्ट ऑफ अलॉटीज। किसको देना? आरओसी को देना। आरओसी को बताना है यार, ये जो बंदे हैं ना, इन लोगों को हम प्राइवेट प्लेसमेंट कराने वाले हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे करेंगे। टाइम क्या है? टाइम जो पास 4 में लिखा होगा, लॉ साइलेंट है। लॉ ने कुछ नहीं बताया, कंपनी को बताया कि आपकी मर्जी है, जब मर्जी आप पैसे ले लो इन्वेस्टर से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। तो कितने दिन में पैसे पे करने हैं एप्लीकेशन मनी? जितने पास 4 में लिखा होगा टाइम, उतने टाइम में करने हैं। ठीक है, कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, कंपनी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गई है। अब विद इन 60 डेज कंपनी ने क्या करने हैं, शेयर अलॉट करने हैं। क्या करने हैं? जब से कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आई है, उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। अगर कंपनी अलॉट नहीं कर पाई, 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में अगर आप अलॉट नहीं कर पाए, तो 15 दिन के अंदर, इफ शेयर्स नॉट अलॉटेड रिफंड द मनी विद नो इंटरेस्ट। आपको 15 दिन के अंदर रिफंड करने हैं। मतलब 60 दिन का टाइम है, अलॉट कर दो। जब से आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने का टाइम कुछ नहीं है। आप जो पास 4 में लिख दोगे, कंपनी जो पास 4 में लिख देगी, उतने दिन में इन्वेस्टर पैसे दे देंगे। जब से इन्वेस्टर ने पैसे दिए हैं, उसके 60 डेज के अंदर आपको शेयर अलॉट करने हैं। अगर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, रिफंड कर दो। कब? 60 दिन खत्म होने के 15 दिन के अंदर। तब भी रिफंड नहीं कर पाए, तो आपको क्या करेंगे, 76 डे से क्या बन जाएंगे ये, रिफंड तो करना ही पड़ेगा आपको, साथ में इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। ठीक है। बात समझ में आ गई बात मेरी? अच्छा, एक चीज और बता रही हूँ, समझ में आ गया बढ़िया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो क्या बोल रहा है यार, कि यार अगर आपने 75 डेज के अंदर अंदर आपने शेयर वापस कर दिया, मतलब जो पैसा आया था एप्लीकेशन मनी का वो वापस कर दिया, तो ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर 76 डे के बाद करा, तो डिपॉजिट माना जाएगा, सेक्शन 73 लग जाएगा उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करा, आफ्टर अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट कर देंगे तो आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है पास 3 में। कौन से फॉर्म में? पास 3 में। अच्छा, ये जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है ना, जब भी कंपनी इशू लेकर आती है तो हमेशा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करती है। ठीक है जी। कितने दिन के अंदर फाइल करना है? 15 दिन के अंदर। 30 डेज पब्लिक इशू में होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में 15 डेज होता है। तो जब भी कंपनी अलॉटमेंट कर देगी, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी पास 3 में, 15 दिन के अंदर अंदर। सही है। ये हो गया हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट इशू। राइट इशू कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 62 में लिखा है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, सिक्योरिटीज ऑफर करती है, तो हमेशा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करती है, इसको बोलते हैं राइट इशू। अगर कंपनी किसी और को अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करना चाहती है, शेयर ऑफर करना चाहती है, तो उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। दैट इज नोन एज राइट इशू। ठीक है जी। तो सेक्शन 62 बोलता है वेन एवर कंपनी इशू फर्दर शेयर देन सच शेयर शेल बी ऑफर्ड। किसको ऑफर करते हैं, टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय सेंडिंग देम लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, जब भी कंपनी फर्दर इशू करेगी शेयर्स को, तो किसको करेगी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर करेगी। कैसे, बाय ऑफर। क्या सेंड करेगी उसको, लेटर ऑफ ऑफर सेंड करेगी। इसको लू बोलते हैं। ठीक है। आगे, ऑफर शेल स्पेसिफाई। ऑफर में क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू हिम, कितने हमने शेयर उसको ऑफर करें हैं, एंड द टाइम ऑफ मिनिमम 15 डेज टू मैक्सिमम 30 डेज टू डिसाइड। यार उस बंदे को हमने क्या करा, लेटर ऑफ ऑफर दिया, उसको बोला गया कि देखो यार इतने शेयर आपको मिलेंगे, क्या आप खरीदना चाहते हो। उसको टाइम दिया जाएगा डिसाइड करने का, मिनिमम 15 दिन मैक्सिमम 30 दिन की। डिसाइड कर लो भाई कि तुम शेयर खरीदना चाहते हो या फिर नहीं खरीदना चाहते हो। ठीक है। अब शेयर होल्डर क्या करेगा, 15 से 30 दिन के अंदर उसके बाद तीन ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा, या तो वो रिजेक्ट करेगा, या तो वो रिनाउंस करेगा। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, वो खुद ना खरीद के अपना राइट किसी और बंदे को भी ट्रांसफर कर सकता है। इजी है। एक्सेप्शन टू राइट इशू। एक्सेप्शन टू राइट इशू का मतलब क्या है, राइट इशू का मतलब ये था कि जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, तो किसको करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर करेगी। ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अच्छा किसी और को इशू करना चाहती है, तो यार उसको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि यार वो किसी और बंदे को अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर, अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा भी किसी और बंदे को शेयर इशू कर सकती है। ठीक है। एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। ठीक है। दूसरा क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन नंबर 54। थर्ड इज ईसॉप। ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके लिए पब्लिक कंपनी एसआर पास करती है, प्राइवेट कंपनी ओआर पास करती है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेक्शन नंबर 62। एसआर चाहिए, कन्वर्जन ऑफ लोन टू इक्विटी एसआर चाहिए, कन्वर्जन ऑफ लोन और डिबेंचर टू द गवर्नमेंट, इसके लिए यार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। समझ में आ गई, एक्सेप्शन है राइट इशू की। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं बेटा आज का, कि प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। देखो दोनों लगभग सेम चीजें होती है, मैं आपको बताती हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब तो हमने समझ लिया क्या होता है बेटा, जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200% को सिक्योरिटीज ऑफर करती है, उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सिक्योरिटी बोला, सिक्योरिटी कौन सी, कोई भी, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, या कोई और अदर सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है। ठीक है जी। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, जब भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200% को जब इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर इशू करती है, उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। फर्क समझ में आया। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर सिर्फ या तो इक्विटी शेयर होगी या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होगी, उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ऐसा बोला जाता है कि सारे के सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बट एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट इज नॉट द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यहां तक क्लियर। ठीक है जी। ये हमें समझ में आ गया। देखो बेटा हम छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। ठीक है। छोटी छोटी वीडियो होती है तो यार हम सब देख ही भी जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती है 2-2 घंटे की, तो वो तो समझ में नहीं आती। ठीक है जी। वीडियो पसंद आ रही हो, आपको कोई दिक्कत समस्या हो, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।